हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप टॉपिक जो है आप बोर्ड पे देख सकते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? पॉइंटिंग थ्योरम। तो इस टॉपिक को हम लोग यहाँ डील करेंगे और मुझे बहुत लंबे समय में मैं रुक के बहुत लंबे टाइम पे वीडियोस लाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि बीच बीच में मैं ऐसे वीडियोज़ को लाते रहूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टॉपिक का नाम क्या है, पॉइंटिंग थ्योरम। तो पॉइंटिंग थ्योरम क्या है? देखिए, पॉइंटिंग थ्योरम क्या है बेसिकली एक क्या है कि एक ऐसा थ्योरम है जो स्टेट करता है किसके लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डील करता है। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, ये भी कुछ वर्क एंड थ्योरम पे बेस एक थ्योरम है, ठीक है। यानी पॉइंटिंग थ्योरम क्या है, ये क्या कहता है कि स्टेट्स दैट सिंपल कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। ओके, ये क्या कहता है? एनर्जी क्या रहता है? कंजर्व रहता है। या फिर हम इसको बेसिकली किस थ्योरम पे बेस कह सकते हैं कि ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम के कौन से, यानी वर्क और एनर्जी आपस में क्या है, जुड़े हुए। आपने जितना वर्क किया है उसकी प्रोपोर्शन में आप एनर्जी को इंटर रिलेटेड कर सकते हैं। ओके, यानी ये कंप्लीटली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है ये पॉइंटिंग थ्योरम, और ये रिलेटेड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड। कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर किसी मीडियम से प्रोपेगेट हो रहा है, किसी चार्ज पार्टिकल के थ्रू से, चार्ज पार्टिकल को अपने साथ ड्राइव करके लेके चलता है, तो क्या उस समय हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हुए पाते हैं कि नहीं पाते हैं? तो ये थ्योरम उसी से डील करता है। तो इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी के बारे में समझेंगे, ठीक है, जिसमें से आपका टर्मोलॉजी है पॉइंटिंग थ्योरम से निकलेगा आपका पॉइंटिंग वेक्टर। और यहाँ पर बेसिकली आपको पॉइंटिंग वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। ओके, तो अगर आपको पॉइंटिंग थ्योरम समझना है या फिर हम उसको डिड्यूस करना चाहिए, उसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उसको क्या कह रहा है, उसको समझने के लिए, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट जो सबसे पहला आपका मैक्सवेल के आपके 4 स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होते हैं उनसे ओबे करते हैं, ठीक है। तो आपको जानते हैं पहला फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो आपको पता है कि जो पहला मैक्सवेल का इक्वेशन होता है वो होता है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, एप्सिलॉन नॉट हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। और ये कहाँ से, ये क्या है भाई, ये एग्जैक्टली क्या है, गॉसेस लॉ है। ओके, कहाँ से आया है ये? गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक से आया है। ओके, सेकेंड जो आपका लॉ है वो डेल डॉट बी इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। ओके, यानी ये जो है आपका बताता है कि डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, यानी डाइवर्जेंस ऑफ बी अगर आपका जीरो है तो इसका मतलब यही है कि आप क्या कह रहे हैं कि मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी इलेक्ट्रिक जो होता है वो हमेशा डाइपोल एग्जिस्ट कर सकता है। इलेक्ट्रिक कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड का हमेशा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज स्टार्टिंग विथ अ मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, और ये जो है ये बेसिकली इसे हम लोग ऐसा तो कोई इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन इसे बहुत सारे प्राणी जो है वो गॉसेस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक कहते हैं, बट आप इसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम नहीं दिया गया। ओके, तीसरा जो लॉ है, तीसरा जो है वो है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डो बी बाई डो टी, ठीक है, डो बी बाई डो टी। इसका क्या कह सकते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं, ये आपका किससे आया है, ये आपका आया है फैराडेज के लॉ से, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई से ये डिड्यूस होके आया है। और इसी को चूंकि हम लोग आगे जाके देखेंगे इसे कर्ल के लैंग्वेज में कैसे करके लिखते हैं, चूंकि ये क्या कह रहा है, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डो बी बाई डो टी, ठीक है। और यहाँ से डेल क्रॉस बी जो फोर्थ इक्वेशन हो जाता है वो म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी, ठीक है। डेल या डो भी आप बोल सकते हैं, दोनों में बहुत सारे से डो भी कहते हैं या डेल भी कहते हैं, ठीक है, या डी भी कहते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो भी है नाम पे हमें नहीं जाना है। ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका क्या है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है। ओके, तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है। यहाँ पर इन चारों मैक्सवेल के इक्वेशन को हम लोग चारों को तो यूज़ करना नहीं है, बेसिकली हम लोग यहाँ पर ये मैक्सवेल के चारों इक्वेशन होते हैं, ये चारों इक्वेशन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं और फ्रिक्वेंटली एग्जाम का ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आप इसको अच्छे से आप अगर कहीं पे तैयार नहीं करके जाते हैं तो इसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जिसमें से एक फेवरेट क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर का रहता है
कि क्वेश्चन क्या रहता है इंटरव्यू का कि अगर डेल डॉट बी जीरो है तो ये आपको क्या एग्जिस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है कि मैग्नेटिक जो होते हैं मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर सपोज करते ऐसा कंडीशन है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिट करते हैं, तो जो भी कहना है, तो ऐसे कंडीशन में जो चारों इक्वेशन है, मैक्सवेल के चारों इक्वेशन जो है वो किस तरीके से चेंज में आएंगे और वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ने को मिलेगा। आपको जो हमारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की जो ग्रिफिथ की बुक है, आप वहाँ से उसको आराम से पढ़ सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही क्लैरिफाइज तरीके से दिया हुआ है कि जब मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिट होगा, ठीक, एग्जिस्ट करेगा ऐसे कंडीशन में जब, तो वो किस तरीके से चीज़ों को चेंजेस आएंगे। ठीक है, फोर्स का जो इक्वेशन है वो किस तरीके से चेंज होगा। जो कूलम्स लॉ में जो चार्जेस होते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म का रिलेशन होता है, उस कंडीशन वो तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोनोपोल के लिए कैसे करके चेंजेस आएगा। जो स्टैंडर्ड रिलेशन होता है मैग्नेटिक फोर्स और लॉरेंज फोर्स का इक्वेशन होता है वो कैसे चेंज करेगा। ओके, तो आप एक बार चाहे तो उस बुक से देख सकते हैं, और अगर ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बट आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, किसी भी आप अगर किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में या फिर किसी भी NITs या IITs में आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं और PhD के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं, तो इन दैट केस आपसे ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, मैं कुछ नया बात आपको नहीं बता रहा हूँ। तो देखते हैं कि ये आपसे 4 इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो ये क्या है, कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू, ये है कर्ल ऑफ B, ये है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसको कर्ल में ही लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, कर्ल ऑफ E, और इसे क्या कर लेते हैं हम लोग, कर्ल ऑफ B। ओके, अच्छा, आप इसे चाहें तो इस तरीके से भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप चाहे तो म्यू नॉट को यहाँ नीचे उतार देंगे तो B बाई म्यू नॉट, तो हम इसे H के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका चेंज हो जाएगा, यानी कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू J का मतलब होता है करंट डेंसिटी प्लस एप्सिलॉन डेल E बाई डेल T। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम इसको यहाँ पे, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो D होता है वो होता है एप्सिलॉन इंटू E। ओके, तो अगर हम इसको इसके साथ इंसर्ट कर देते हैं तो ये जो इक्वेशन है आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू J प्लस डेल D बाई डेल T। ओके, डेल D बाई डेल T के इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। ओके, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, अब हमें क्या करना है, जो आपको ध्यान में रखना है कि इक्वेशन नंबर 3 को, यानी मैक्सवेल के जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको हम लोग H के साथ, ठीक है, यहाँ पर एक टर्म है जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, आपको H और B में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ठीक है, जो H होता है उसको तो आमतौर पे जो बोलचाल की भाषा में तो इनको सेम कहा जाता है, बट इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। जो H होता है वो तो आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड, यही होता है रियल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको कहते हैं। ओके, और जो B होता है इसे हम लोग फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं या मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अंतर समझने की, H क्या है और B क्या है और E तो आप समझते ही हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमको क्या ध्यान रखना कि हम इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को ही कंसिडर करेंगे, बाकी हमें 2 इक्वेशन के कोई काम नहीं है। तो आई होप कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसे कैसे करके डिड्यूस करना है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ डायरेक्टली मैक्सवेल के 3rd इक्वेशन और 4th इक्वेशन को कंसिडर किया है, और इन्हीं 3rd और 4th इक्वेशन के हेल्प से ही हम आगे के इक्वेशंस को देखेंगे कैसे करके हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि हमें करेंगे क्या कि टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है ऑफ इक्वेशन 3 विथ H। ओके, इक्वेशन 3 का, यानी H डॉट कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस H डॉट डेल B बाई डेल T। ओके, सिमिलरली क्या करना है कि हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। ओके, डॉट प्रोडक्ट लेना है इक्वेशन नंबर 4 का, यानी मैक्सवेल के 4th इक्वेशन का विथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो ऐसे कंडीशन में E डॉट कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू E डॉट J, दोनों साइड से E से इंटू कर देंगे, और E डॉट डो B बाई डो T या डेल D बाई डेल T। ओके, अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है,
हम इसको इसके साथ क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, इसको इसके साथ क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। ओके, तो अगर हम इसको इसके साथ सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, E इंटू कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू माइनस H। ओके, ठीक है, हमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें से इसको क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ओके, अब ये जो पूरा एक्सपेंशन आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्सपेंशन, इसको हम लोग लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ E क्रॉस H। क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ E क्रॉस H में लिख सकते हैं। और इसे हम लोग लिख सकते हैं, ओके, ये हमारा इन दोनों से, सबसे पहले हम इसको पहले लिख देते हैं E डॉट जे माइनस, यहाँ से कॉमन निकाल देंगे। ओके, ये चीज़ हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं हमने दोनों से क्या किया है, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया है, तो H डेल बी बाई डेल टी प्लस E इंटू डेल बी बाई डेल टी। ओके, सॉरी, डेल डी बाई डेल टी। ओके, ये चीज़ हो गया यहाँ से। ओके, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये एक्सप्रेशन यहाँ आ गया है। ओके, अब हमें क्या करना है, दोनों साइड यानी LHS और RHS, हमें दोनों साइड क्या करना है, वॉल्यूम पे क्या करना है, वॉल्यूम किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम V पे हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ओके, यानी टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रेशन लेंगे ओवर अ वॉल्यूम V। हम लोग भी किसी भी वॉल्यूम V पे हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो ये हमने वॉल्यूम इंटीग्रेशन किया है। ओके, तो ये डाइवर्जेंस ऑफ V E क्रॉस H dV इज इक्वल टू, फैक्टर भी लगा के कर सकते हैं, D माइनस H इंटू ये प्लस। ओके, तो ये थी, आई थिंक आपको ये हमने क्या किया है, वॉल्यूम पे क्या कर दिया है, इंटीग्रेशन कर दिया। ओके, अब जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम एक थ्योरम लगाएंगे जिसको बहुत जाना पहचाना थ्योरम है, जिसमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कि A डॉट डी एस को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन यानी डाइवर्जेंस ऑफ A डॉट डी वी। ओके, इसे क्या कहते हैं आप जानते हैं। ओके, इसे क्या कहते हैं, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक दूसरा जो होता है आप जानते हैं, स्टोक्स थ्योरम होता है। तो हमने डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करके इसे इस तरीके से लिखा, यानी हम लोग ये जो डाइवर्जेंस ऑफ A डॉट डी वी है, इसको हम लोग फिर से सरफेस में पर्टिकुलर क्या सरफेस एरिया के टर्म पे लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो पूरा टर्म है वो पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया यानी क्लोज सरफेस, क्लोज्ड वॉल्यूम से क्लोज्ड क्या आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो इसे हम लोग इस तरह के फॉर्म में कहाँ से लिख सकते हैं, ये गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम से आया, यानी एक बेसिकली हम कह सकते हैं ये डाइवर्जेंस थ्योरम से आया हुआ है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग वहाँ से लिखने की कोशिश करेंगे, तब तक आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसे क्या कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने आपको क्या समझाया कि इससे हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं E क्रॉस H इंटू क्या हो जाएगा, DS। ओके, ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करके, ठीक है, E क्रॉस H इंटू DS ओवर अ क्लोज सरफेस एंड ओवर अ सरफेस S, ठीक है। और ये हमने इसके साथ हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ओके, बट इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, इससे कुछ हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। इससे हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं 1/2 ऑफ H डॉट, या इसे हम पहले लिख लेते हैं E डॉट D प्लस H डॉट B इंटू V। ओके, इसे हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा कि ये जो हम पहला एक्सप्रेशन, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास ये बचा हुआ, ओके, इससे हम फिर से अभी हमने पढ़ा क्या कि हमने इसको चेंज किया था, इसे एप्सिलॉन E के टर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको इसके अंदर लेके चले जाते हैं, ठीक है, तो एप्सिलॉन E का स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन जैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1/2, यहाँ 2 टाइम्स आएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको 1/2 लगाना पड़ेगा। ओके, तब जाके हम इसे लिख सकते, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है, इसे फिर से हम लोग 1/2 इसे एप्सिलॉन E इंटू E और E इंटू को D डॉट E लिख सकते हैं। यानी ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से
डी डॉट ई में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हमने ई डॉट डी में भी लिखा हुआ। ओके, सिमिलरली वो चीज़ उसी तरीके से आया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ओके, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किस तरीके से कन्वर्ट हुआ ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ कि हमने क्या किया है, ई डॉट डी डेल डी बाई डेल टी को कन्वर्ट किया है, जिससे डी को हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ई में, और एप्सिलॉन नॉट ई में लिख सकते हैं। तो इसे जब हम इसे अंदर करेंगे, ठीक है, जो टाइम के साथ हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, 1/2 चाहिए। तो 1/2 इंटू डेल डी बाई डेल टी इंटू एप्सिलॉन ई डॉट ई में लिख सकते हैं फिर से तोड़ के। और डेल डॉट ई का मतलब ही होता है, इसका मतलब डी, तो डी इंटू ई हो गया। तो इसका मतलब है कि ये पूरा एक्सप्रेशन सेम चीज़ को रिलेट करता है। उसी तरीके से अगर हम इसे लिखें तो हम क्या पाएंगे, इस रिजल्ट को पा लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब है जो ओवरऑल आपको रिजल्ट दिख रहा है, तो ये जो आपके पास दिख रहा है इस तरीके से, ये पूरा फंक्शन। ठीक है, एक तरफ क्या है आपके पास, पहला है कि इंटीग्रेशन ओवर सरफेस है ई क्रॉस एच इंटू डी एस, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है। ओके, दूसरा है ई डॉट जे ओवर द वॉल्यूम डी वी, दूसरा है -1/2 डेल बाई डेल टी माइनस ई डॉट डी प्लस एच डॉट बी ओवर द वॉल्यूम डी वी। ओके, तो अब इन सारे टर्म्स को हमको अच्छे से समझना है कि ये क्या क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इन टर्म्स को समझते हैं तो हम बहुत ही आसानी से हमारा जो टॉपिक है उसको क्लैरिटी में ले आएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे इसको एक एक करके समझने के, एक टर्म को क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इस थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसे, जस्ट अ मिनट। आई होप कि आपको ये लाइन अच्छे से समझ में आ गई पूरी। देखिए अगला जो टर्म है, ठीक है, इसमें जो सबसे पहला हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो है ई डॉट जे, देखिए आपको हम क्या मान के चलते हैं। ठीक है, सपोज कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। ओके, क्या कर रहे हैं, कोई मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है किसी एक मैकेनिकल फोर्स के, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा, ठीक है, मान के चलते हैं लेट WM बी द मैकेनिकल, यानी मैकेनिकल वर्क डन किया जा रहा है। ठीक है, मैकेनिकल वर्क डन बाय द चार्जेस इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द, और उसमें यहाँ पर सही बोलना, यहाँ पे सही रहेगा कि लेट WM बी द मैकेनिकल वर्क डन बाय द चार्जेस अगेंस्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हम लोग उसके अगेंस्ट में कर रहे हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो जो आपको पता है कि अगर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि ये हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए इस चीज़ को। आपको पता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क है, ठीक है, यानी पावर जो डिलीवर होता है, आपको पता है बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो यानी जो पावर होता है वो फोर्स इंटू वेलोसिटी हो जाता है। पावर जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। यानी रेट ऑफ डूइंग ऑफ मैकेनिकल वर्क, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे कौन सा फोर्स है, अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, सपोज कीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल के द्वारा, तो उस पर दो तरह के फोर्स लगेंगे। पहला एक मैग्नेटिक फोर्स भी होगा, दूसरा एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा। और ओवरऑल वो क्या बनाएगा, एक लॉरेंज फोर्स को बनाएगा। ठीक है, तो जो टोटल फोर्स लगेगा आप जानते हैं, हम इसे लिख सकते हैं टोटल फोर्स। तो F इज इक्वल टू हम इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स आपका हो जाएगा QE, और मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो QV क्रॉस B हो जाएगा। ओके, QV क्रॉस B हो जाएगा। तो ये आपका टोटल फोर्स होगा। लेकिन हमें फोर्स के साथ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है वेलोसिटी का। तो अगर हम इसके साथ F डॉट V Q हम सबसे पहले कॉमन निकाल देंगे, तो V क्रॉस B इंटू क्या हो जाएगा V। ओके, अब हम क्या करें, इसको इसके साथ एक एक करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब Q E डॉट V प्लस V क्रॉस B डॉट V। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस टर्म को, ध्यान से देखिए कि जो V क्रॉस B डॉट V है, V क्रॉस B मतलब V क्रॉस B से जो नया V बनेगा वो V पे भी परपेंडिकुलर होगा और B पे भी परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि आपको पता है कि A और B अगर दो वेक्टर हैं, तो A क्रॉस B से सपोज कीजिए कि A क्रॉस B से एक नया वेक्टर बना P,
तो जो P बनेगा A क्रॉस B से, जो P बन रहा है ये P, वो A पे भी परपेंडिकुलर है और B पे भी परपेंडिकुलर है। यानी उसी तरीके से V क्रॉस B पे जो V ये पूरा प्रोडक्ट बनेगा वो V पे भी परपेंडिकुलर होगा और B पे भी परपेंडिकुलर होगा। यानी जब डॉट प्रोडक्ट है, आपको पता है कि दो वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट में उनका अगर दोनों वेक्टर क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ये जो होल प्रोडक्ट है वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, 0 प्रोवाइड कर रहा है। ये टोटल नहीं, ये सिर्फ ये टर्म आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको क्या हो जा रहा है, 0, क्योंकि यहाँ दोनों का जो परपेंडिकुलर होने के कारण से उनकी जो डॉट प्रोडक्ट हो जाती है वो 0 हो जाती है। तो अल्टीमेटली आपके पास जो फोर्स इंटू वेलोसिटी जो बच जाती है वो E डॉट V बच जाती है। ओके, तो ये आपका फाइनल ये बचता है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और एक बात ध्यान से, यहाँ हम लोग अगेंस्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कर रहे हैं तो आपको लेके चलना पड़ेगा एक नेगेटिव चार्ज। ओके, तो अल्टीमेटली आप लिख सकते हैं यहाँ से -Q E डॉट V। ओके, ये लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये हम लिख सकते हैं, हम इसको पुट करके ये वाला चीज़ इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने बात की है एक सिस्टम में एक चार्जेस के बारे में बात की, लेकिन एक पूरे के पूरे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी चार्ज फील्ड से होकर जा रहा है तो वहाँ तो सिंगल चार्ज तो होगा नहीं, वहाँ पे हो सकता है कि n नंबर ऑफ चार्जेस हो। ठीक है, तो n नंबर ऑफ चार्ज किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में n नंबर ऑफ चार्जेस अगर हो तो इसका मतलब ये है कि उस पर जो हम लोग कर सकते हैं ऐसे कंडीशन में, फॉर ए वॉल्यूम V, ठीक है, फॉर अ वॉल्यूम V। ओके, या एक छोटा सा वॉल्यूम अगर हम लोग लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, छोटा सा वॉल्यूम अगर हम लोग लेके भी चलते तो उससे भी हम लोग काम कर सकते थे, बट हम लोग यहाँ फॉर अ वॉल्यूम V देयर आर n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। हमारे पास कितने हैं, n नंबर ऑफ क्या हैं, चार्ज पार्टिकल हैं। तो जब मेरे पास n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है तो हम इसको n से अगर इनटू कर देते हैं तो ये तो सिंगल चार्ज पे है, तो अगर हम टोटल अगर निकालना चाहते हैं टोटल वर्क डन तो -NQ E डॉट B हो जाएगा। ओके, और इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं तो E को अगर हम बाहर ला रहे हैं तो Q V क्रॉस N इतना आ जाएगा। और इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं J, दैट इज नोन एज J, यानी करंट डेंसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी का नाम दे सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये अल्टीमेटली E डॉट J जो है वो है आपका ये आ रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा हो कि ये J कैसे हो गया। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपने पता होगा, पढ़ा होगा I बराबर NA/VD, VE होता है। इसे सिंपल अगर I बाई A उतार देते हैं तो आपका NVE, यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, N मतलब नंबर डेंसिटी है, N का मतलब क्या, नंबर डेंसिटी, V वेलोसिटी है, E फिर क्या है, चार्ज है, और I बाई A को हम लोग क्या कहते हैं, यानी करंट पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी के नाम से, यानी J इज इक्वल टू NVE आ जाएगा। ओके, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर पुट किया तो हमारा क्या आ गया एक्सप्रेशन, E डॉट J का नेगेटिव सिंबल के साथ आप क्या देख रहे हैं कि जो मैकेनिकल वर्क डन, ठीक है, पर यूनिट टाइम पे, यानी ये क्या सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये आपका यही सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आया हमारे पास, ठीक है, ये आपका बता रहा है कि ये आपका बताता है पावर ट्रांसफर्ड, ठीक है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये आपका बता रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के द्वारा, स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि वर्क डन बाय द चार्ज पार्टिकल, कि वर्क डन बाय द चार्ज पार्टिकल जो है वो कितना पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, वो इस चीज़ को डिनोट करने की कोशिश कर रहा है। यही इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। हम बढ़ते हैं अपने अगले इंटरप्रिटेशन की ओर कि अगला क्या कह रहा है। तो अब अपने बढ़ते हैं अपने अगले इंटरप्रिटेशन की ओर कि अगला जो हमारा इंटरप्रिटेशन होता है वो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये डो है या डेल डी बाई डेल टी भी लिख सकते हैं। तो इससे 1/2 को हम पहले भी लिख सकते हैं, 1/2, चलिए हम कोई दिक्कत नहीं से अंदर ही लिख देते हैं, ठीक है, 1/2 E डॉट बी बाई H डॉट बी आपका क्या बताने की कोशिश करता है, ओवर द वॉल्यूम डी। ठीक है, तो देखिए इसे सिंपल सा बात है, अगर हम इस टर्म को सेपरेटली समझते हैं और इस टर्म को सेपरेटली समझते हैं तो हमारा ये क्या बताने, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट डी डी जो होता है ये हमारा बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को।
कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली फिर कितना पोटेंशियल एनर्जी को कैरी कर रहा है। ओके, ये पहला टर्म आपको इस चीज़ को बताता है। उसी तरह सेकेंड जो टर्म है 1/2 आपका h डॉट बी है, dv जो है वो आपको बता रहा है, ये आपका मैग्नेटिक एनर्जी को बता रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी को बता रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा टर्म है इसे अगर हम इन दो टर्म से रिप्लेस कर देते हैं तो इसका मतलब हाफ, ठीक है, तो आप इसे हाफ नहीं लिखेंगे, बेटर लिखेंगे d/dt ऑफ ue प्लस um। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं d/dt इंटू u लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब ये जो पूरा टर्म है, लास्ट वाला टर्म, वो आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कितनी पोटेंशियल एनर्जी कैरी की जा रही है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपगेशन के दौरान। तो इसका मतलब ये जो टर्म है वो आपका बता रहा है टोटल एनर्जी कैरिड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो ये छोटा सा एक टर्मोलॉजी था, लेकिन जो सबसे मेन का काम है वो हमको इससे समझने की जरूरत है। ठीक है, तब तक आप इसको एक मिनट नोट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि जो लास्ट टर्म बचा हुआ, हमने इन दोनों टर्म्स को समझा, अब देखते हैं ये जो लास्ट टर्म है वो किस चीज़ को बता रहा है। देखिए इसमें जो हम लोग देख पाते हैं कि ये जो E क्रॉस H इंटू डी एस है, ठीक है, E क्रॉस H इंटू डी एस है ओवर द सरफेस S, इसे हम लोग लिख सकते हैं एक टर्म S क्रॉस डी एस, जहाँ S का मतलब हो जाता है, जहाँ S किसको रिप्लेस कर रहे हैं E क्रॉस H से। ये एग्जैक्टली डिनोट करता है, ठीक है, ये एग्जैक्टली डिनोट करता है एनर्जी, ठीक है, प्रोपगेट्स, ठीक है, या एनर्जी फ्लो ज़्यादा बेटर बढ़ेगा, एनर्जी फ्लो पर सेकेंड पर यूनिट एरिया से, ठीक है, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन द क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यानी ये जो टर्म है, ठीक है, ये एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा टर्म एक्चुअली ये इसको हम लोग कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। और ये जो पूरा टर्म है ये आपका डिनोट क्या करता है, ये आपका पूरा का पूरा मीनिंग बनाता है कि 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे या फिर पर यूनिट एरिया पे वो कितना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना फ्लो कर रहा है एनर्जी थ्रू ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब किसी एरिया से क्रॉस कर रहा है पर सेकंड में वो कितना एनर्जी कैरी करते हुए निकल रहा है, वो इस चीज़ को बता रहा है। और उसी को डिनोट करने के लिए हमने E क्रॉस H की क्वांटिटी को क्या नाम दिया है, पॉइंटिंग वेक्टर का नाम दिया है। और ये जो पूरा थ्योरम आपका तैयार होकर आ रहा है इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंटिंग थ्योरम के नाम से जानते हैं। यानी पॉइंटिंग थ्योरम क्या है, बेसिकली एक तरह से पॉइंटिंग वेक्टर है जो एनर्जी के प्रोपगेशन से रिलेटेड है। ओके, जो एनर्जी के प्रोपगेशन से क्या करता है, रिलेट करता है। यानी ओवरऑल हम इस पूरे रिजल्ट को कुछ अलग तरीके से नहीं, कुछ सिंपल से तरीके से देख सकते। ये आपका एनर्जी फ्लो को दिखा रहा है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ये आपका बताता है कि पावर कितना ट्रांसफर्ड हुआ, और ये आपको बता रहा है कि कितना एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, पर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम डीवी पे कितना एनर्जी स्टोर्ड है, वो इस चीज़ को डिनोट करने की कोशिश करता है। तो ये हर टर्म के अपने अपने मीनिंग आ गए हैं। ओके, तो अब इनको हम लोग एक एक करके और थोड़ा सा डेलिबरेटली समझने की कोशिश करेंगे, तब तक आप इसको एक बार चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसे हम लोग कैसे करके कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अभी जो हमने देखा कि पूरा का पूरा जो इंटरप्रिटेशन आया हुआ है, ठीक है, उसको हम इंटरप्रिटेशन को कैसे करके लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इसे हमने क्या लिखा है कि डाइवर्जेंस के टर्म में लिखते हैं। तो अगर हम इसे डाइवर्जेंस लिखते हैं तो ये हमारा हो जाता है फिर से डेल डॉट एस। ओके, इसे हम लोग लिख सकते हैं dw/dt माइनस du/dt। ओके, और अगर हम लोग इसे एक साइड करते हैं तो dw/dt इज इक्वल टू डेल एस प्लस du/dt। ओके, तो ये आपका पूरा का पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी जो वर्क डन है, ठीक है, मैकेनिकल, वो पॉइंटिंग वेक्टर प्लस एनर्जी स्टोर्ड दो फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, फिर से समझिएगा, ये जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ है, सो मैकेनिकल वर्क जो किया जा रहा है वो दो फॉर्म में कैरी हो रहा है। जो चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो मैकेनिकल वर्क किया जाएगा, ठीक है, वो दो फॉर्म में चलेगा। एक होगा एनर्जी फ्लो पर सेकंड पर यूनिट एरिया, और उसका कुछ फ्रैक्शन जो होगा ये कुछ क्या होगा, वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। यानी पूरे कहानी में हम क्या समझ सकते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के चार्ज पार्टिकल के द्वारा मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है तो वो क्या होगा, कुछ चार्ज पार्टिकल अपने पास पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रख लेंगे, और कुछ क्या होगा,
कि क्या कर लेगा, कुछ एनर्जी को प्रोपेगेट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि आप जितनी भी एनर्जी देते हैं उसका कुछ फ्रैक्शन वो इंटरनल एनर्जी में रख लेता है चेंज करने में, और दूसरे क्या होता है वर्क डन में कर लेता है। तो ये कुछ उसी तरीके से ही ये बिल्कुल प्रिंसिपल को, यानी थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल को क्या करता है, ओबे करता है। आप दोनों में सिमिलैरिटी निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा इसमें एक केस करते हैं, ठीक है, कि थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हम लोग बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर हमारे लिए आ सकता है। कि अगर हम लोग करते हैं क्या है कि इफ़ dw by dt इज इक्वल टू जीरो, यानी जीरो वर्क डन बाय द मैकेनिकल वर्क, इन दैट कंडीशन डेल डैश बाय du बाई dt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ओबे कर रहा है। आप देख सकते हैं जहाँ पर ये जे को रिप्लेस करता है और इसे रो से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई है। आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।